सोचिए, भारत की 2/3 आबादी 2/3 अपनी रोजी रोटी सीधे खेती से कमाती है। मतलब खेती सिर्फ हमारे खाने का जरिया नहीं, बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारी संस्कृति की रीढ़ है। तो चलिए, आज भारत की खेती बाड़ी की इस कमाल की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चलिए, आपको ले चलते हैं असम के हरे भरे खेतों में। यहाँ एक लड़की है, रिंझा। उसके लिए ना जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये उसके परिवार की जान है, उनकी जिंदगी है। और वो लोग खेती भी एक ऐसे तरीके से करते हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो रिंझा का परिवार पता है कैसे खेती करता है? वो एक तरीका अपनाते हैं जिसे स्लैश एंड बर्न या कर्तन दहन कहते हैं। मतलब जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ किया, जलाया और बस खेती के लिए जमीन तैयार। और पता है, ये कहानी सिर्फ रिंझा के परिवार की नहीं है। एक तरह से ये पूरे भारत की खेती की विरासत की कहानी है। तो ये जो खेती का तरीका है, ये इतना पुराना तरीका, आखिर ये है क्या? चलिए, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसका एक खास नाम है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, या कह लीजिए बिल्कुल शुरुआती गुजारे वाली खेती। जरा सोच कर देखिए, ना कोई ट्रैक्टर, ना कोई मॉडर्न मशीन, बस हाथ के कुछ पुराने औजार, पूरे परिवार की मेहनत, और सब कुछ निर्भर करता है मौसम पर। इसका मकसद पैसा कमाना या बाजार में कुछ बेचना नहीं होता, बस इतना कि परिवार का पेट भर जाए। और जाहिर है, इसीलिए इसमें पैदावार भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। और हाँ, एक बड़ी दिलचस्प बात, अपना देश इतना बड़ा और विविध है ना, कि इस एक ही तरीके की खेती को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो इसे झूमिंग कहते हैं, तो मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ में दीपा, तो झारखंड में कुरुवा। सोचिए, नाम कितने सारे, पर तरीका वह एक। तो ये तो हुई रिंझा के परिवार की कहानी। लेकिन भारत में खेती सिर्फ ऐसी ही नहीं होती। चलिए, अब इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि खेती के और कितने अलग अलग रूप हैं। गुजारे वाली खेती से लेकर बड़े बड़े बाजारों और इंडस्ट्रीज के लिए होने वाली खेती तक। तो यहाँ ना हमें खेती के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखते हैं, एकदम आमने सामने। एक तरफ है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी गुजारे के लिए खेती, जहाँ एक छोटा किसान सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा है। और दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग, यानी बड़े बड़े खेत, ट्रैक्टर, हाईटेक बीज, खाद, सब कुछ बाजार में बेचने के मकसद से। ये असल में परंपरा और मॉडर्न टेक्निक की सीधी टक्कर है। पर जो छोटे किसान हैं ना, उनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है, और वो है विरासत का अधिकार। होता क्या है कि हर पीढ़ी के बाद जमीन बच्चों में बंट जाती है, फिर उनके बच्चों में। इससे खेत का साइज छोटा और छोटा और छोटा होता जाता है। और इतने छोटे खेत पर खेती करना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि फायदे का सौदा भी नहीं लेता। कमर्शियल फार्मिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखना है तो सोचिए बागानों के बारे में। जरा कल्पना कीजिए, मीलों तक फैले चाय के बागान, या कॉफी के, या फिर केलों के। यहाँ एक ही फसल को बहुत बड़े स्केल पर उगाया जाता है, और ये सारी की सारी फसल सीधे इंडस्ट्रीज में जाती है, रॉ मटेरियल की तरह। ये खेती और इंडस्ट्री का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि खेती कैसे होती है, पर एक और जरूरी सवाल है, ये कब होती है? चलिए, अब भारत के बड़े ही अनोखे क्रॉपिंग सीजन या फसल कैलेंडर को देखते हैं। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो दिमाग में आता ही है ना। भाई, अपना देश इतना बड़ा है, इतना अलग अलग है, यहाँ तो हर कुछ 100 किलोमीटर पर मौसम, मिट्टी सब बदल जाता है। तो फिर इतने बड़े देश में खेती का पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहता है? इस सवाल का जवाब छिपा है 3 सीजन्स में। 3 नाम याद रखिए, रबी, खरीफ और जायद। रबी यानी सर्दियों की फसलें, जैसे कि गेहूं। फिर आता है खरीफ, जो मॉनसून की बारिश के साथ उगता है, जैसे चावल। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सीजन आता है जायद का, जिसमें हमें मिलते हैं तरबूज और खीरे जैसे मजेदार फल और सब्जियां। तो चलिए, अब जरा देखते हैं कि इन सीजन्स में हमारे देश के किसान उगाते क्या क्या हैं। और यकीन मानिए, फसलों की वैरायटी देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सबसे पहले तो इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2/3। भारत की 2/3 आबादी सीधे तौर पर खेती से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर हमारे समाज की, हमारी जिंदगी की धड़कन है।
और भारत की फसलों की डाइवर्सिटी देखिए। एक तरफ है चावल, जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है, उनकी थाली का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, और दूसरी तरफ है चाय, एक ऐसी बेवरेज क्रॉप जो अंग्रेज़ों के ज़माने में आई और आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन गई है। तो बात सिर्फ अपना पेट भरने की नहीं है, हम दुनिया के लिए भी उगाते हैं। आपको पता है, चावल, कपास और गन्ने के प्रोडक्शन में भारत दुनिया में नंबर 2 पर है, सेकंड लार्जेस्ट। ये कोई छोटी बात नहीं है। अरे, कहानी तो अभी शुरू हुई है। दालों को ले लीजिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। मतलब हम उगाते भी सबसे ज्यादा हैं और खाते भी सबसे ज्यादा हैं। यही नहीं, फल और सब्जियों में भी हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। और ज्वार, बाजरा, रागी जैसे सुपर हेल्दी मोटे अनाज, वो भी तो हमारी ही मिट्टी के देन हैं। लेकिन देखिए, खेती का ये सफर हमेशा इतना आसान भी नहीं रहा। इसमें बहुत सी मुश्किलें आईं। तो चलिए अब उन बड़े सुधारों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने समय के साथ भारतीय खेती की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। आज़ादी के बाद से देखें तो भारत ने खेती में एक लंबा रास्ता तय किया है। सबसे पहले तो जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया। फिर 60 और 70 के दशक में आई ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति, जिसने हमें अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। और आज के दौर में देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा जैसी स्कीम्स किसानों को एक तरह का सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा दे रही हैं। लेकिन जानते हैं, बड़े बदलाव हमेशा सरकारें ही नहीं लाती। कभी-कभी एक अकेला इंसान भी इतिहास रच देता है। और ऐसी ही एक कहानी की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही खास पल के साथ। ये था भूदान आंदोलन, जिसे शुरू किया था विनोबा भावे ने। और इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन यानी रक्तहीन क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। अमीर जमींदारों ने अपनी मर्जी से दिल खोलकर अपनी जमीनें उन किसानों को दान में दे दी जिनके पास कुछ नहीं था। सच में दुनिया में ऐसा आंदोलन शायद ही कहीं और हुआ हो। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत की खेती एक तरफ सदियों पुरानी परंपराओं को सहेजे हुए है और दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, उनका पेट भरने के लिए इस परंपरा और आधुनिकता के मेल को हम कैसे आगे लेकर जाएंगे? इसी सवाल के जवाब पर भारत की खेती का और शायद हम सबका भविष्य टिका है।